ourselves. So it's I think it's the last day, yeah. Yes, ma'am. So yeah. It was wonderful journey with all of you friends on behalf of HRDC Gujarat University. Today we have our respected resource person, Professor Dr. Patel sir. So sir, on behalf of HRDC Gujarat University, I am welcoming you and also welcoming all the participants of today's live session. I'm very happy to see you, sir, and I'm requesting Dr. Narendra Singh ji for the introduction of Vijay Patel, sir. I just want to mention here that, sir, only because of you, whatever I'm serving this to this uh, education field. Credit goes to you and goes of you. We are doing great in this field of education. So thank you so much, sir. And requesting Narendra Singh ji for the introduction of today's respected resource person, Dr. Vijay Patel, sir. Thank you very much, Preeti ji. It is a wonderful opportunity for me to introduce my principal, Dr. Vinod Patel. मुझे बहुत खुशी है कि हमारी वीटी चौकसी सार्वजनिक कॉलेज ऑफ एजुकेशन के बहुत ही उत्कृष्ट आचार्य, मैं उत्कृष्ट आचार्य शब्द का प्रयोग बहुत पर्पसफुली कर रहा हूं क्योंकि उनके नेतृत्व में हमने नेक में भी ए ग्रेड पाया है और ट्रिपल ए में भी ए ग्रेड की सफर तय की है। तो कॉलेज ने सर्वोत्कृष्ट देखाव आपके नेतृत्व में किया है सर। आप हमारी कॉलेज के 20 साल से अधिक तक प्रिंसिपल के पद पर रहे। वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी में आपने डीनशिप भी निभाई। कई एचआरडीसी में आप अपनी तजज्ञता का लाभ प्रदान करते हैं। आपके अंडर में 30 से ज्यादा छात्रों ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। आपके अंडर में बहुत सारे छात्रों ने एमफिल भी किया है। बहुत सारी जगह पर आप रिसोर्स पर्सन के रूप में जाते हैं। आप एनसीटी के भी मेंबर रहे, वहां पर भी आपकी भूमिका बहुत सराहनीय रही है। ढेर सारी किताबें आपने लिखी है और आपका परिचय आपके व्याख्यान से हमारे प्रतिभागियों को बहुत सुंदर तरीके से होगा। तो मुझे खुशी है कि एचआरडीसी में आज आप हमारे रिसोर्स पर्सन्स के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। मैं टीम एचआरडीसी अहमदाबाद की ओर से और हम हमारे सभी छात्रों की ओर से आपका अभिवादन करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं सर। वेलकम। नाउ स्टेज इज ओवर टू यू सर, प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू प्रीति मैम। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Preeti Mayani, and I am also thanks to Dr. Narendra Singh Gohil for introducing me in second RC on teacher education. Friends, आज का आपका जो टॉपिक है जो मुझे दिया गया है वो है फाउंडेशंस ऑफ फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के तात्विक आधारशिलाएं। इस विषय की चर्चा डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहता हूं कि फिलॉसफी का जो सब्जेक्ट्स है वो इतना गहन है, इतनी डेप्थ है इस विषय में, तो मुझे अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके सामने यह विषय प्रस्तुत करके मैं कितना सफल हो पाऊंगा। I don't know actually of my success in this session, but
I try my level best for understanding, for better understanding of these subjects. ओके फ्रेंड्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया, फिलोसॉफी बहुत ही गहन विषय है। हमारी जो इंद्रियां हैं, बुद्धि शक्ति है, इस बुद्धि से, इस प्रकार की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से फिलोसॉफी को पकड़ पाना मुश्किल है। मन से भी उसको जानना भी कठिन है, क्योंकि फिलोसॉफी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स का विषय है। फिलोसॉफी इज अ सब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। आप जैसे विद्वान प्रोफेसरों को एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिटेल में बताने की मुझे जरूरत नहीं है। उसके सामने जो एजुकेशन की बात हम करेंगे, एजुकेशन ऐसा क्षेत्र है, एजुकेशन ऐसा विषय है जो हमारी बुद्धि और मन से हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। एजुकेशन से जुड़ी हुई सारी बातें वो सब एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्क्रीट है। तो एक छोर पे फिलोसॉफी है, दूसरे छोर पे एजुकेशन है। इस दोनों सब्जेक्ट्स में इतना ज्यादा अंतर है, वो सब हम जानते हुए भी उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो आज हम एस्टैब्लिश करने का प्रयत्न कर रहे हैं। शिक्षा के साथ स्कूल्स अटैच है, स्टूडेंट्स अटैच है, सिलेबस है, टेक्स्ट बुक है, टीचिंग एड्स है। ये सारी बातें जो है वो कॉन्क्रीट है, हम देख सकते हैं, हम छू सकते हैं, हम हमारी एजुकेशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उसका यूज कर सकते हैं। ये सारी बातों का हमें एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि ये सारी चीजें जो एजुकेशन से जुड़ी हुई है वो अभी मैंने आपको बताया कि वो ठोस है, वास्तविक है। तो हाउ कैन वी रिलेटेड philosophy with education? This is a big question for us. This is a big contradictory between philosophy and education. अगर आप शांति से, स्वस्थता से थोड़ा चिंतन करेंगे तो आपको महसूस होगा कि हमारे इस विश्व में, इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में कोई भी चीज, एनी मैटर, कोई भी प्रक्रिया, एनी प्रोसेस वो एब्सोल्युटली व्यवहारु नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी मैटर के पीछे, प्रोसेस के पीछे
कोई न कोई कार्य कारण संबंध, जिसको हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बोलते हैं, वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। Any process, you take any process, you discuss any process, you take any matter from anywhere, there is a cause and effect relationship between the matter and between the process. इसलिए शिक्षा का जो व्यवहार है, वो व्यवहार भी एक तरीके से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर निर्भर है। Not only that, फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, फाउंडेशंस ऑफ फिलोसॉफी पर निर्भर है। तो दो बातें हम ख्याल में रखेंगे। एजुकेशन प्रोसेस दो बातों पर निर्भर है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोसेस and on the basis of philosophical foundations। ये सारी बातें हम आज उनके बारे में जानकारी लेंगे। मैंने आगे भी बताया, फिर से बताना चाहूँगा, यह विषय बहुत ही गहन है, इसलिए हमें सतेज रहना पड़ेगा इस सेशन में, जागरूक भी रहना पड़ेगा इस सेशन में, क्योंकि सारी बातें, इसमें कितनी बातें ऐसे भी हैं कि वो जल्दी से हमारी समझ में नहीं आ पाएगी। मैंने देखा है इतने सालों में बहुत सारे लोग एजुकेशनिस्ट और ऐसे सामान्य लोग जो चर्चा करते हैं फिलोसॉफी के बारे में, वो उनका भ्रम भी है। बहुत सारे एजुकेशनिस्ट भी ऐसे मानते हैं और सामान्य जन भी मानते हैं कि बहुत कठिन शब्दों में जिस विषय की चर्चा होती है वो तत्व ज्ञान है। उसका मतलब ये हुआ कि तत्वज्ञान का डिस्कशन जो होता है, इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है वो बहुत ही डिफिकल्ट और कठिन है। ऐसे भी लोग हैं जो मानते हैं तत्व दर्शन की जो चर्चा करते हैं, डिस्कशन अबाउट फिलोसॉफी, दिस इज नॉट रिलेवेंट, मीनिंगलेस डिस्कशन एंड जिसको हम कहेंगे ये सब हवाई तुक्काएं हैं। मीनिंगलेस कसरत है ये, ऐसे मानने वाले हैं। मगर ऐसा नहीं है, इसका पता इस सेशन के बाद आपको चलेगा, आपको रियलाइज होगा कि नहीं, ये ऐसी बात नहीं है फिलोसॉफी में। मैंने बहुत सारे रिलीजियस को भी सुना है इस बारे में, रिलीजियस मैन, रिलीजियस पीपल, वो कहते हैं धर्म का जो शास्त्र है, जिसको हम धर्मशास्त्र कहते हैं, धर्मशास्त्र मीन्स फिलोसॉफी, जो क्रियाकांड हम लोग कर रहे हैं इन आवर हाउस, इन आवर फैमिली, इन आवर सोसाइटी, जो भी क्रियाकांड हम कर रहे हैं, दैट इज फिलोसॉफी। पूजा पाठ को भी फिलोसॉफी मानने वाले लोग हैं हमारी सोसाइटी में। पूजा पाठ करना वो भी
एक तरीके से तत्वज्ञान है। अगम निगम की परिकथाएं कहने वाले जो कहते हैं वो फिलोसोफर हैं। अगम निगम की परिकथाएं भी तत्वज्ञान है, ऐसा मानने वाले लोग हैं। कई लोग ऐसे भी कहते हैं नीति की बात आती है, सद्गुण की बात आती है, त्याग की बात आती है। ये सारी बातें फिलोसॉफी में हो रही है, इसलिए नीति, सद्गुण, त्याग, संयम वो भी एक तरीके से तत्वज्ञान है। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सारी बातें सच नहीं है। इसमें वजूद नहीं है। All these things are not absolutely correct for philosophy, because philosophy, it's very absolutely systematic subjects. Philosophy is logical subjects, and moreover philosophy is the area of intellectual subjects. इसीलिए हमें ये जानना चाहिए कि तत्वज्ञान, फिलोसॉफी बहुत ही व्यवस्थित, तर्कयुक्त और बुद्धिगम्य विषय है। मैं मानता हूं कि इस सब्जेक्ट्स का विषय में मैंने जो प्रवेश किया है आपके साथ, इसमें फिलोसॉफी के बारे में जो गैर मान्यताएं प्रचलित थी और अभी भी है, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। और ऐसा भी कहा है कि ये सारी बातें सच नहीं है, ये हमारी गैर मान्यता है। प्रश्न ये उठता है कि ये जो फिलोसॉफी, जिसको अंग्रेजी में हम PHILOSOPHY फिलोसॉफी वर्ड है इंग्लिश में, उसका उद्भव कहाँ से हुआ? फिलोसॉफी अंग्रेजी वर्ड है, गुजराती में हम उसको तत्वज्ञान कहते हैं। दर्शन शास्त्र से भी यह विषय जो है वो जाना जाता है, सिखाया जाता है। तो ओरिजिनली, फंडामेंटली फिलोसॉफी जो इंग्लिश वर्ड है, उसकी उत्पत्ति दो ग्रीक शब्द को जोड़ के हुई है। There are two Greek words combined. It makes the word philosophy. The first Greek word is philos. PHILOS, philos. This is the first Greek word. And the second Greek word is Sophia. SOPHIA. Now, what is the meaning of philos? This is the first word of philosophy, Greek word philos. What is the meaning of philos? The meaning of, the pure meaning of philos is love, प्रेम। सुनकर अच्छा लगा आपको? लव, प्रेम। Philos means prem, absolute love. And the meaning of Sophia is knowledge. The meaning of Sophia is wisdom.
Now we combine both the Greek words together. Then the meaning of philosophy is love for not anybody, love for not human being, but love for knowledge, love for wisdom. So the love for knowledge and the love for wisdom, that is known as philosophy. फिलोसॉफी वर्ड का जो एब्सोल्यूट मीनिंग है वो यह है, फिलोसोफिया, लव फॉर नॉलेज, लव फॉर विजडम। तो ऐसा ज्ञान के बारे में, हम अगर ज्ञान के प्रेम में होते हैं, विजडम के प्रेम में होते हैं, तो नेचुरली वहां से फिलोसॉफी का उद्भव होता है। जब ज्ञान और विजडम की हमारे में तीव्रतम आरजू, इच्छा, आकांक्षाएं होती है, दैट इज नोन एज फिलोसॉफी। इसलिए तत्वज्ञान के बारे में, तत्वज्ञान को मैंने आगे भी बताया, इसी तरह से तत्वज्ञान को दर्शन शास्त्र भी बोलते हैं, तत्व दर्शन, तत्वज्ञान, आफ्टर ऑल इट इज नोन एज philosophy. And the meaning of this philosophia, love for wisdom, love for knowledge, उसको आगे ले जा करके हमारी भारतीय संस्कृति में तत्वज्ञान के बारे में कहा जाता है। इसका जो मीनिंग है वो है विद्यानुराग, विद्या, नॉलेज, उसके प्रति अफेक्शन, attraction of love, attraction of knowledge, attraction for wisdom, यानी विद्या प्लस अनुराग, विद्यानुराग। इस तरीके से लव फॉर नॉलेज, लव फॉर विजडम, विद्या के प्रति हमारा अफेक्शन, अट्रैक्शन, दैट इज द मीनिंग ऑफ फिलोसॉफी। दोस्तों, आपने जॉन ड्यूई का नाम सुना होगा। जॉन ड्यूई के बारे में भी बहुत सारी जानकारियाँ, क्योंकि आप लोग कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, आप लोग भी विद्वान प्रोफेसर हैं, बहुत सारी पुस्तकें आपने पढ़ी होगी, पढ़ते भी होंगे। इसलिए जॉन ड्यूई का जो नाम है वो आपके लिए नया नहीं है। जॉन ड्यूई ने कहा है, जब जब तत्वज्ञान को बहुत ही गंभीरता से समझने का हम प्रयास करते हैं, तभी ये धारणा रहती है कि तत्वज्ञान मीन्स ऐसा ज्ञान और ऐसी विद्वत्ता जो हमारे मानव जीवन को प्रभावित करती है। हमारी जो लाइफस्टाइल है, ह्यूमन बीइंग की, समग्र मानव जात की जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो जीवन है, जीने का जो तरीका है, जीने का जो रवैया है, इस हमारे जीवन को वो प्रभावित करता है। तत्वज्ञान जीवन को प्रभावित करता है, मानव जीवन को, एक्साइटेड ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसलिए अगर जॉन ड्यूई की इस विभावना को
इस डेफिनेशन को अगर ध्यान से समझाया जाए तो हम कहेंगे कि जिसको हम दर्शन कहते हैं, दर्शन, ये दर्शन की बात नहीं है, मंदिर में जाके गणेश का दर्शन करने की बात नहीं है, ये दर्शन नहीं है। यहाँ दर्शन का जो मीनिंग है वो है विजन। तो जो विजन है हमारा, वो विजन इज रिलेटेड टू नॉलेज। दर्शन का संबंध ज्ञान के साथ है। So the knowledge is included in the vision. Vision with knowledge. और विजन का जो रिलेशन है वो अभिव्यक्ति के साथ भी है, ज्ञान की अभिव्यक्ति। ज्ञान जो है वो अभिव्यक्त होना चाहिए। बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, आपने भी देखा होगा, आपने भी सुना होगा, विद्वान लोग हैं, उनके पास नॉलेज है मगर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। वो कम्युनिकेशन स्किल्स, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज है मगर वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, अभिव्यक्त हो नहीं पा रहा है, कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है, तो उसका मीनिंग नहीं है। दोस्तों, बहुत सारे फिलोसोफर्स के रेफरेंस बुक्स पढ़ने के बाद, बहुत सालों तक यह विषय कॉलेज में सिखाने के बाद, मैं आज भी ऐसा दावा नहीं कर पाऊंगा कि मुझ में पूरी तत्वज्ञान की जानकारी है, मगर मैं आपको यकीनन ये बताना चाहूँगा कि जब किसी भी आदमी को, किसी भी व्यक्ति को, इफ एनी पर्सन ज्ञान प्राप्त करने की अंदर से इंट्यूशन, अंतःस्फुरणा जब होती है, तो यह ज्ञान प्राप्ति की अंतःस्फुरणा जब तक परिपूर्ण हो न जाए, वहां तक वो आदमी, वो व्यक्ति सो नहीं पाता है, वो चैन से जी नहीं पाता है। ये जो बात मैं बता रहा हूं वो ज्ञान की जानकारी के बारे में, वो आम आदमी की बात नहीं है। इसीलिए जब तक जो ज्ञान मुझे मिला है, आपको मिला है, किसी व्यक्ति को मिला है, वो जब तक अभिव्यक्त न हो जाए, बाहर न निकल जाए, वहां तक वो पर्सन्स जो है वो सो नहीं पाता है। ये सच्चे तत्वज्ञानी का लक्षण, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिलोसोफर। आपने सुना होगा सोक्रेटिस का नाम, द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर ग्रीस का, एथेंस में उसका जन्म हुआ, उसके बारे में आपको जानकारी है। आइडियलिज्म उसने दिया, आदर्शवाद की बात सोक्रेटिस ने की। हालांकि वो पाश्चात्य तत्वज्ञानी था। सबसे प्रिय, जिसको मैंने कहा ना, जिसको मैं प्रेम करता हूं, इसमें से एक फिलोसोफर सोक्रेटिस द ग्रेट। ये बात मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं आज दिल से,
आप नहीं मानेंगे शायद, मगर मैं आज सच बोलने का प्रण करके आया हूं। जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा, ये बात है। सोक्रेटिस ने एथेंस की एक्रोपोलिस की जो माउंटेन है वहां पर बैठ करके चिंतन किया था, और जो नॉलेज, जो ज्ञान, जो विजडम उसको मिला, वो बाद में एथेंस की स्ट्रीट में जा करके आप जैसे युवा अध्यापकों को, युवानों को उसने बांटा। ये सोक्रेटिस ने किया, और उसने सत्य नहीं छोड़ा, इसीलिए उसको जहर दे करके मार डाला गया। सोक्रेटिस का अगर आप उसकी जो अंतिम लाइफ के जो लास्ट फेज हैं वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको उसका पता चलेगा। ये सोक्रेटिस आइडियलिज्म उसने हमें दिया। एक बात बताऊं, और मुझे बतानी चाहिए, एक बार, बहुत बार सोक्रेटिस की बात की। एक बार सोक्रेटिस मुझे स्वप्न में आया, ड्रीम्स में। सोक्रेटिस, उसने मुझे बताया, डॉक्टर पटेल, आपके पास रहने के लिए मकान है, घर है? मैंने बोला नहीं है। उसने बोला कि आपके पास पहनने के लिए कपड़े हैं? मैंने बोला नहीं है। उसने तीसरा सवाल मुझे कहा कि आपके पास आप प्रेम कर सकें ऐसे लोग हैं, ऐसे फ्रेंड्स हैं? मैंने कहा नो। उसने कहा कि खाने के लिए अन्न है, फूड है? आई से नो। हर वक्त नो 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 नो। मैंने बोला तो धीरे से मेरे पास आकर के उसने मेरे कान में कहा कि मेरी तरह से आप जहर का कटोरा पी के मर जाओ, आपके पास कुछ नहीं है। ये सोक्रेटिस की बात, सपने में आए हुए सोक्रेटिस की बात मैंने आपको बताई। हालांकि मेरे पास सब कुछ था, ऐसा नहीं था कि मेरे पास घर नहीं था। घर था, पहनने के लिए के वस्त्र थे, खाने के लिए अन्न था, बहुत सारे आप जैसे फ्रेंड्स थे मेरे। फिर भी मैंने जब ना नो 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 बोला तो उसने ये बात मुझे कही। इसके बारे में मैंने एक आर्टिकल लिखा, आर्टिकल प्रसिद्ध भी हुआ, इसके बारे में, सोक्रेटिस के बारे में लिखा। तो ये सोक्रेटिस की बात मैंने आपसे इसलिए की है, सोक्रेटिस वाज द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर, ऑफ कोर्स नॉट इंडियन फिलोसोफर। उन्होंने, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, आपसे विनती करूंगा कि आपको अगर फिलोसॉफी में इंटरेस्ट है तो सोक्रेटिस का आइडियलिज्म आपको पढ़ना चाहिए। सोक्रेटिस के बारे में बक्सी ने एक बुक्स भी लिखी है, उसका टाइटल ही है सोक्रेटिस। तो ज़्यादा जानकारी आपको इस बुक्स में मिलेगी। दोस्तों, हम जो बात कर रहे थे अभी, वो शिक्षा, एजुकेशन, नॉलेज की, फिलोसॉफी की। Philosophy and education is absolutely related with each other. इसलिए जब मैं फिलोसॉफी और एजुकेशन के बारे में पढ़ रहा था तब जेम्स रॉस की एक बुक मेरे हाथ में आई। जेम्स रॉस इज अ फिलोसोफर। उसने फिलोसॉफी और एजुकेशन के बारे में जो स्टेटमेंट किया है is absolutely right.
व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फिलोसॉफी एंड एजुकेशन, उसके बारे में जेम्स रोस ने कहा है, तत्वज्ञान दैट इज फिलोसॉफी, यह शिक्षा का चिंतनात्मक पहलू है, एंड एजुकेशन शिक्षा यह तत्वज्ञान का क्रियात्मक पहलू है। अंग्रेजी में अगर हम कहें तो हम कह पाएंगे फिलोसॉफी is the contemplative aspect of education, while education is the dynamic aspects of philosophy. दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि फिलोसॉफी एंड एजुकेशन के बीच में जो संबंध जो जुड़ा हुआ है, उसका ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है, उसको हमें समझना चाहिए। इट्स वेरी नाइस स्टेटमेंट। अगर आपको फिलोसॉफी एंड एजुकेशन का रिलेशंस जानना है, मैं ऐसा मानता हूं कि जेम्स रोस का जो स्टेटमेंट है, फिलोसॉफी इज द कंटेम्पलेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन व्हाइल एजुकेशन इज द डायनेमिक एस्पेक्ट्स ऑफ फिलोसॉफी, ये बात को हम समझने का प्रयत्न करेंगे। देखिए कि फिलोसॉफी जो है वो चिंतनात्मक कंटेम्पलेटिव एस्पेक्ट्स हैं, इसमें चिंतन है, एब्सोल्यूट थिंकिंग है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स है, दैट इज फिलोसॉफी, ठीक है ना। और जो एजुकेशन है वो फिलोसॉफी का डायनेमिक एस्पेक्ट्स हैं, क्रियात्मक। जो फिलोसॉफी के कॉन्सेप्ट्स हैं उसको जब हम व्यवहार में लाते हैं इन एजुकेशन, उसका व्यवहार उपयोग करते हैं, तो हम शिक्षा दे रहे हैं, ऐसा कहेंगे। इसलिए फिलोसॉफी is the contemplative aspects of education while education is the dynamic aspects of philosophy. यहां तक हम पहुंचे हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है, इसके बारे में पूछना है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बाद में भी हम डिस्कशन करेंगे, देखते हैं कितना टाइम हमारे पास है। मगर मैं ऐसा मानता हूं कि जहां तक हो सके सब्जेक्ट्स में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इसीलिए ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन लेक्चर्स में भी अगर आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप अपने लिख करके तैयार रखिए। लास्ट फेज में हम आपके क्वेश्चंस जो हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो फिलोसॉफी का जो स्वरूप है यानी फॉर्मेट है वो कैसा है? अगर आप इंडियन कल्चर के बारे में सोचेंगे, भारतीय संस्कृति के बारे में सोचेंगे, तो आपको पता होगा, थोड़ी बहुत कुछ जानकारी भी आपके पास होगी कि इस भारत की भूमि में तत्व दर्शन का जो तत्व है, जो एलिमेंट है, उसको जानने के लिए बहुत सारे प्रयास हुए हैं। आपको पता है कि बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, वो लोग तत्वमसि का जाप करते थे। तत्वमसि का जाप करने वाले ऋषि, आत्मा ही परमात्मा है कि बात करने वाले, उसका जाप जपने वाले ऋषि मुनियां है। नेति 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 न इति के जाप करने वाले ऋषि है। हमारे पुराणकारों भी हैं,
मगर ऐसे तत्वमसी के जाप करने वाले, आत्मा ही परमात्मा है उसके जाप करने वाले, नेति नेति न इति के जाप करने वाले ऋषियों को भी कुछ नहीं मिला है। इतना एक गहन सब्जेक्ट्स है हमारा। इसीलिए तत्व के साथ जब ज्ञान शब्द जुड़ जाता है तो एक शब्द हमें मिलता है तत्व ज्ञान। तो ये तत्व ज्ञान को, इस तत्व को जानने के लिए बहुत सारे तत्वज्ञानी ने, ऐसे आम आदमी ने, हमारे धर्मशास्त्र में, हमारे पुराणों में, हमारे ऋषियों ने भी इनकी जानकारी के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। इसीलिए तत्वज्ञान को अच्छी तरह से समझने के लिए उनके जो रेफरेंसेस है, उनके जो संदर्भ है, वो संदर्भ को भी जानना जरूरी है। मैं आपके सामने थोड़े ऐसे रेफरेंसेस प्रस्तुत करूंगा जिसे तत्वज्ञान को समझने में थोड़ी आसानी होगी हमें। सबसे पहले प्लेटो को याद कीजिए। आपने सुना होगा सोक्रेटिस का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य एरिस्टोटल। सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। तो प्लेटो ने कहा है तत्वज्ञान के बारे में कि तत्वज्ञान का जो जन्म होता है वो आश्चर्य में से होता है, कुतूहल में से होता है, जिज्ञासा जानने की, क्यूरियोसिटी ऑफ लर्निंग, क्यूरियोसिटी फॉर नॉलेज, आश्चर्य, कुतूहल होना चाहिए। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों में जो कुतूहल वृत्ति होती है, जो जिज्ञासा होती है, वो बहुत होती है। हम में इतनी कुतूहल वृत्ति नहीं है क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं। जैसे 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 हम बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे आश्चर्य कम होता जा रहा है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, कुतूहल कम होता जा रहा है, जिज्ञासा बच्चों जैसी नहीं है, ज्यादा नहीं रहती है। इसीलिए प्लेटो ने कहा कि तत्वज्ञान का जन्म आश्चर्य में से होता है, कुतूहल में से होता है, जिज्ञासा वृत्ति में से होता है। अगर आश्चर्य नहीं, कुतूहल नहीं, जिज्ञासा नहीं, तत्वज्ञान वहां पर नहीं है। देकार करके फिलोसोफर ने, उसके बाद प्लेटो के बाद देकार ने ऐसा कहा, संदेह की भावना ही तत्वज्ञान की जनेता है। संदेह, एक्सपेक्टेशंस होना चाहिए। संदेह शंका की बात नहीं है, संदेह की बात है। वो संदेह की जो भावना है वह, दिस इज द मदर ऑफ फिलोसॉफी। सब कुछ मान लेने की जरूरत नहीं है। किसी ने कहा हमने मान लिया, ऐसी बात नहीं है, संदेह होना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, ये घटना क्यों घटी, ऐसा जब संदेह पैदा होता है वहां से तत्वज्ञान संदेह की माता है। देकार ने ऐसा कहा है। अब एरिस्टोटल की बात देखिए। एरिस्टोटल ने तत्वज्ञान के बारे में कहा है,
तत्वज्ञान ऐसा विज्ञान है, फिलोसॉफी इज अ साइंस, जो परम तत्व का यथार्थ स्वरूप की खोज करता है। फिलोसॉफी इज अ साइंस and it discover the ultimate truth, valid and ultimate truth of the universe. इसमें यथार्थ, वैलिड, परम तत्व, नियथार्थता, वैलिडिटी ऑफ अल्टीमेट। देखिए यहां पर भी अगर एक ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि जो प्लेटो ने जो कहा, डेकार ने जो कहा संदेह की भावना, यहाँ पर भी संदेह है परमात्मा के बारे में, अल्टीमेट के बारे में। उनका स्वरूप यथार्थ स्वरूप की खोज है। यथार्थ स्वरूप, इसका मतलब ये हुआ कि यथार्थ स्वरूप की खोज करनी है। तो जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, हाँ, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसका जो साइंस है, इस साइंस फिलोसॉफी है, जैसा कांट ने कहा है। पाल्सन को सुनिए आप। पाल्सन ने कहा है समग्र जो टोटल जो साइंटिफिक नॉलेज है, द टोटल साइंटिफिक नॉलेज, सम ऑफ टोटल साइंटिफिक नॉलेज इज नॉन एज फिलोसॉफी। साइंस का पूरा जो नॉलेज है, उसको टोटल जो है, क्वांटम ऑफ नॉलेज, टोटल क्वांटम ऑफ नॉलेज इज नोन एज फिलोसॉफी, पाल्सन ने कह दिया है। बर्ट्रांड रसेल को सुनिए आप। बर्ट्रांड रसेल ने कहा है कि जब हम विज्ञान के जो फंडामेंटल रूल्स है, प्रिंसिपल्स है, उसका लॉजिकल स्टडी करते हैं, लॉजिकल स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ साइंस इज नॉन एज फिलोसॉफी, है ना? लॉजिकल स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ साइंस, दैट इज नोन एज फिलोसॉफी। सी, आपने R.W. सेलर्स का नाम सुना होगा। R.W. सेलर्स ने कहा है फिलोसॉफी is a persistent attempt to gain insight into the nature of the world, of ourselves, by means of systematic reflection of knowledge. रुसेल के बारे में रुसेल ने कहा है फिलोसॉफी, like all other studies, aims preliminary at knowledge. Philosophy may be defined as the attempt to think truly about human experiences as a whole, or to make out whole experiences intelligibly. This is the Brightman. Brightman said that. Brightman said philosophy may be defined as the attempt to think truly about human experiences as a whole, or to make out whole experiences intelligibly. दोस्तों, मुझे पता नहीं है अभी कि आरसी में जितने भी पार्टिसिपेंट बैठे हुए हैं, सभी ये पार्टिसिपेंट को मैंने जो भी कुछ बात कही है ऑनलाइन, अगर ऑफलाइन होता तो इससे बढ़िया होता, क्योंकि मैं ऑफलाइन का आदमी हूँ। ऑफलाइन, ऑनलाइन में ज़्यादा नहीं। दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑन गिविंग अ लेक्चर्स इन ऑनलाइन सेमिनार। ओके, सो अगर कुछ भी डाउट हो आप लिखते जाइए एक पेपर पे, बाद में डिस्कस कर लेंगे।
फिलोसॉफी के बारे में जो फिलोसॉफी ने 10 क्वेश्चंस हमें पूछे हैं, फिलोसॉफी तत्वज्ञान के there are 10 questions of philosophy. पूरी ध्यान से ये आपको सुनना है. Absolutely you are present in your class wherever you may be. आप जहां पर भी बैठे हैं, जहां पर भी हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि ये बहुत ही गहन क्वेश्चंस है, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए. तो पहला जो क्वेश्चंस है वो यह है कि हमारी ये जो सृष्टि है, ये यूनिवर्स है, ये सृष्टि का अंतिम स्वरूप क्या है? नहीं, अभी मैं ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी. हाँ, ये सेकंड क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये सृष्टि का सृजनहार कौन है? Who is the creator of universe? Creator of universe. Creator of universe. सृष्टि का सृजनहार कौन है? सृष्टि को ईश्वर ने बनाई है. God has created this universe. सृष्टि को प्रकृति ने बनाई है. नेचर क्रिएटेड दिस होल यूनिवर्स. और ये जो यूनिवर्स है वो एक्सीडेंटली यूनिवर्स आ पड़ा है. इसमें से कौन सी बात सच है? सबसे पहले तो who is the creators of universe? God is the creators of universe. Nature is the creator of universe. और आपने सुना होगा बिग बैंग थियरी. बिग बैंग थियरी, यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई, सृष्टि कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, बिग बैंग थियरी में है ये बातें. तो जो न्यूटन था, जिसने ग्रेविटेशनल फोर्स का नियम लॉज हमें दिया, वो ऐसा मानता था कि यूनिवर्स जो है ना, उसका क्रिएशन जो हुआ है वो एक्सीडेंटली हुआ है. ये यूनिवर्स अकस्मात थी उत्पन्न થઈ ગઈ છે, एक्सीडेंटली. वो ऐसा भी मानता था कि ऐसे हम की लगा के, जैसे टॉयज को की लगाते हैं और टॉयज ऐसे चालू हो जाता है रनिंग में, जो भी है टॉयज, જે રીતે ચાવી આપેલું રમકડું ચાલુ થઈ જાય છે, એવી રીતે કોઈ કે એનીબડી કોઈ કે યુનિવર્સ નામના રમકડાને, ટોયઝને ચાવી ભરી છે. જ્યાં સુધી ચાવીનો પાવર ચાલુ રહેશે ત્યાં સુધી યુનિવર્સ રહેશે, સૃષ્ટિ રહેશે. આ વાત ન્યૂટને કરી આપણને. એનો મતલબ એ થયો કે ન્યૂટન ન્યૂટન એ નાસ્તિક હતો, આસ્તિક નહોતો. અને એણે કહ્યું કે ભગવાનમાં માનતો નહોતો. આજે પણ સૃષ્ટિમાં 50% લોકો એવા છે કે જે બિલીવ નથી કરતા, ભગવાનમાં નહીં માનવાવાળા લોકો છે. એવા લોકો છે, એવો સમાજ છે કે જે નહીં માને, નથી માનતા. ખાસ કરીને પશ્ચિમની સંસ્કૃતિમાં લોકો જોવા મળે. ઓકે, તો the first question is, who is the creator of universe? आप भी सोचिए, आप क्या मानते हैं वो भी मुझे कहिए. what is your belief about the creation of universe? सृष्टि के सर्जन के बारे में आप क्या जानते हैं? सृष्टि का सर्जन, the creator of, who is the creator of God? God has created universe, nature has created universe, और accidentally अकस्मात से ये यूनिवर्स है
वो उत्पन्न हो गया है। दिस इज वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सृष्टि का जो अंतिम लास्ट अंतिम जो उसका जो स्वरूप है, फॉर्म है, वो क्या है? व्हाट इज द अल्टीमेट एंड? व्हाट इज द अल्टीमेट एंड, अल्टीमेट फॉर्म ऑफ द यूनिवर्स? ये जो अल्टीमेट फॉर्म यूनिवर्स का होगा वो जड़ होगा, स्टैटिक होगा, या फिर चेतन होगा, लाइव होगा? क्या होगा? अगर ये पूरा यूनिवर्स, सारी सृष्टि जो है, उसका जो फॉर्म है वो विलीन हो जाए, नष्ट हो जाए, तो क्या बचेगा? स्टैटिक फॉर्म में या फिर चैतसिक फॉर्म में? इसके बारे में भी दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ फिलोसॉफी। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, सृष्टि का आरंभ, आदि एंड अने अंत, एंड है? आरंभ अने अंत छे के पछी सृष्टि अनादि अनंत छे? सृष्टि ने आदि अने अंत छे के पछी सृष्टि, यूनिवर्स अनादि अनंत छे? आप क्या मानते हैं? व्हाट इज योर बिलीफ इन दिस क्वेश्चंस? उसके बारे में भी सोचिए, बाद में बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 4, सृष्टि का सर्जन का हेतु क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स? कुछ ऑब्जेक्टिव्स तो होगा, कुछ हेतु तो होगा। हम क्यों आए इस धरा पे, इस पृथ्वी पे? हमने क्यों जन्म लिया? वैसे ही आ गए, कुछ तो होगा। क्रिएटर्स के माइंड में हमें यहां भेजने का प्रयोजन, यहां जन्म लेने का प्रयोजन, कुछ तो होगा ऑब्जेक्टिव्स। तो यहां पे सृष्टि ना सर्जननो हेतु શું છે? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स? ये जो हमारी सृष्टि है वो कौन से लक्ष्य की ओर बढ़ रही है, गति कर रही है? व्हाट इज द एम ऑफ यूनिवर्स? पहले हमने ऑब्जेक्टिव्स की बात कही। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स? नाउ व्हाट इज द एम ऑफ यूनिवर्स? ये जो यूनिवर्स है, जो गति कर रही है, जो चल रही है, उसका लक्ष्य क्या है? कौन से एम की ओर वो गति कर रही है? और कुछ लक्ष्य नहीं है? लक्ष्य है यूनिवर्स का कि लक्ष्य नहीं है? यूनिवर्स का, सृष्टि का लक्ष्य है? वो कौन से लक्ष्य की ओर गति कर रही है कि फिर बाद में लक्ष्य ही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5, and that is the more important of this session, of this topic. दोस्तों, हम बार कहते हैं ज्ञान प्राप्त कीजिए, एक्वायर नॉलेज। हमारे फील्ड में बीएड, एमएड में, कॉलेज में, डिपार्टमेंट में नॉलेज की बात हम बहुत करते हैं। What is knowledge? There is a difference between information and knowledge. Okay, there is a difference between information and knowledge. Now what is knowledge? हम किसको ज्ञान कहेंगे? किस प्रकार के ज्ञान को हम जान सकते हैं? गुजराती में आવું કહેવાય
આ પાંચમો પ્રશ્ન, જ્ઞાન એટલે શું? વોટ ઇઝ નોલેજ? કયા એમાં જ આગળ આપણે જઈએ, કયા પ્રકારના જ્ઞાનને જાણી શકાય? વિચ ટાઈપ ઓફ નોલેજ ઇઝ ટુ બી અન્ડરસ્ટેન્ડ? એમાં જ આગળ, જ્ઞાતાથી જ્ઞાન સ્વતંત્ર છે કે પછી જ્ઞાન જ્ઞાતાના મનમાં જન્મે છે? વોટ ઇઝ નોલેજ? વિચ ટાઈપ ઓફ નોલેજ should we understand? Knowledge is independent with ज्ञाता. ज्ञाता, मैं ज्ञाता हूं, आप लोग भी ज्ञाता है, ठीक है ना? तो जो ज्ञाता है, ये ज्ञाता से ज्ञान स्वतंत्र है और ज्ञान जो है वो ज्ञाता के मन में उसका जन्म होता है. Again we try to understand this. What is knowledge? Which type of knowledge we can understand? Knowledge is dependent or independent. ज्ञान जो है वो ज्ञाता के मन में उसका उद्भव होता है कि ज्ञान एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट? क्या है इसमें? आप क्या मानते हैं? ज्ञान स्वतंत्र है या फिर ज्ञान ज्ञाता के मन में उसका उद्भव होता है? व्हाट इज योर बिलीफ? फिलोसॉफी उसके पास उसका जवाब है. ऐसा नहीं है कि फिलोसॉफी ने 10 क्वेश्चंस हमें दे दिए विदाउट एनी आंसर, विदाउट एनी सॉल्यूशन. ऐसा नहीं है. अगेन क्वेश्चन नंबर 6. यदि ज्ञान, पूरे ध्यान से सुनिए ये बात, यदि ज्ञान ज्ञाता के मन में उसका उद्भव होता है तो जानकारी प्राप्त. व्हाट इज लर्निंग? જાણવું એટલે શું? મારો કહેવાનો મતલબ એ છે કે જો જ્ઞાન જાણનારના મનમાં જન્મતું હોય તો જાણવું એટલે શું? What is the meaning of to know? જાણ્યું એમ સી રીતે જાણી શકાય? How can we know that we have knowledgeable? We get the knowledge. How can we know that we get the knowledge? And what is the different methods of knowing? What is the different method of knowing knowledge? And which method is true to acquire knowledge? इसमें से कई रीत साची है. Which method is true to acquire knowledge? इसके बारे में भी आपको सोचना होगा. आप सोचिए. 7वां प्रश्न है, इष्ट मंगलमय कल्याणकारी એટલે શું? व्हाट इज इष्ट मंगलमय? यानी सबके लिए मंगलमय हो, सबका कल्याण हो, ये बात है. तो इष्ट मंगलमय कल्याणकारी, व्हाट इज दिस? जिसको हम इष्ट कहते हैं वो इष्ट और अनिष्ट, हाउ कैन वी जज? हाउ कैन वी डिफाइन? दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स, दिस इज evils. How can we judge this is evils and this is not evils? Who can judge this? And see, जिसको हम इष्ट कहते हैं, मंगलमय कहते हैं, वो इष्ट all times
विथ ऑल रिस्पेक्ट्स इष्ट होता है? जिसको हम इष्ट कहते हैं ना, आप कहते हैं ये इष्ट है, ये अच्छा है, कल्याणकारी है, मंगलमय है। तो जो कल्याणकारी है, मंगलमय है, वो हर जगह पे, हर टाइम पे इष्ट होता है। यानी जिसको हम इविल्स और नॉट इविल्स कहते हैं, वो जो है वो सापेक्ष है, रिलेटिव है। इट्स अ रिलेटिव टर्म। इविल्स एंड नॉट इविल्स इज अ रिलेटिव टर्म। क्या है? इट्स अ रिलेटिव टर्म। देखिए, जिसको आप इष्ट कहते हैं वो मेरे लिए इष्ट न भी हो, जिसको आप ट्रूथ कहते हैं वो मेरे लिए ट्रूथ न भी हो, जिसको आप मंगलमय कहते हैं वो दूसरों के लिए मंगलमय न भी हो। इसीलिए फिलोसॉफी ने एक क्वेश्चन रखा है, इस एब्सोल्यूट इविल्स एंड नॉन इविल्स इज ए एब्सोल्यूट ट्रूथ और रिलेटिव, ये बात है। इसी तरह से 8वां जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जिसको हम वैल्यूज बोलते हैं, आइडियल्स, आदर्शों, मूल्यों, वैल्यूज। व्हाट इज वैल्यू? किसको कहेंगे वैल्यूज? इज देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज? सनातन मूल्यों, કેટલાક તત્કાલીન મૂલ્યો, સત્ય, દયા, ધર્મ, પ્રેમ, સદભાવ, these are all, ये બધા સનાતન, એબ્સોલ્યુટ સનાતન મૂલ્યો છે, એમાં કોઈ ચેન્જ નહીં થઈ શકે। પણ કેટલાક ટૂંકા ગાળાના તત્કાલીન મૂલ્યો પણ છે। એટલા માટે આદર્શો અને મૂલ્યો એટલે શું? વેલ્યુઝ આર ઓલ્સો એબ્સોલ્યુટ ઓર રિલેટિવ, એ પણ સાપેક્ષ છે કે નિરપેક્ષ? આદર્શો અને મૂલ્યો પોતે જ મહત્વના છે કે પછી બીજાના ઉપયોગ માટેના સાધનો હોવાને લીધે મહત્વના છે? મૂલ્યો સ્વયં સિદ્ધ છે, સેલ્ફ એડેપ્ટેડ, और मूल्य જે છે એ સાધન સ્વરૂપ છે। इसलिए आदर्श और वैल्यूज, व्हाट इज वैल्यूज? वैल्यूज किसको कहेंगे हम? वैल्यूज की बहुत सारी चर्चा होती है, क्लास में भी, हमारे करिकुलम में भी है। वैल्यूज के बारे में बुक्स लिखी गई है। कभी कभी ऐसा भी मैंने तो देखा है, वैल्यूज पे लिखने वाले भी वैल्यूएबल नहीं होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर शिक्षा में ये दम्भ मुझे देखने को मिला है। जो आदर्श की बातें करते हैं, मूल्य की बात करते हैं, वो मूल्यवान नहीं होते हैं। ये मैंने इस फील्ड में भी देखा है। इसीलिए ये जो क्वेश्चंस है वो हमें सोचना पड़ेगा, आदर्श અને મૂલ્યો એટલે શું? એ પણ સાપેક્ષ છે કે નિરપેક્ષ? એનીવે, ક્વેશ્ચન નંબર 9, नीति અને अनीति એટલે શું? हम नीति किसको कहेंगे, अनीति किसको कहेंगे? हम कभी कहते हैं नीतिवान आदमी है, उस पर इसमें अनीति है, ये नीतिवान नहीं है। व्हाट इज नीति, अनीति? नीति એટલે શું, अनीति એટલે શું? और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक क्वेश्चन है, सौंदर्य એટલે શું? सौंदर्य, ब्यूटिफिकेशन, ब्यूटिफिकेशन आप कहते हैं सौंदर्य। कभी हम जाते हैं, नेचर में जाते हैं तो कहते हैं वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल प्लेस, ऐसा हम कहते हैं जब प्रकृति की गोद में चले जाते हैं तब। ठीक है ना? तो सौंदर्य એટલે શું? सौंदर्य क्या है? किस चीज के लिए, किसके लिए? ऐसा क्या है कि सुंदर वस्तु सुंदर बन जाती है? ये जो सौंदर्य का जो ख्याल है, ब्यूटीफुल, सौंदर्य, नेचर, उसका जो ख्याल है वो
व्यक्ति जो है, आदमी, उसके मन की आंतरिक भावना है या फिर बाह्य वास्तविकता है? ये बहुत गहराई में जाना पड़ेगा इस क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, मान लीजिए, लेट अस टेक एन एग्जांपल। आपको एक वृक्ष जो है, यानी ट्रीज प्लेस, वो बहुत सुंदर लगा। आपने कहा वाह क्या बात है, वेरी नाइस प्लेस, वो आपको लगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपको पसंद है, जिसमें आपको सौंदर्य दिख रहा है, वो दूसरों को भी दिखे। ठीक है ना? जो मुझे पसंद है वो आपको पसंद होना ही चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। जो मुझे पसंद है आपको ना पसंद होगी। तो जो मुझे पसंद है, जिसमें मैं सौंदर्य देख पा रहा हूं, जिसमें मुझे ये दिख रहा है सौंदर्य, तो आपको नहीं देख पा रहा होगा, वो आपको पसंद नहीं भी आए। ऐसा ऐसा हो सकता है। इसीलिए क्वेश्चंस में ऐसा पूछा है, ऐसा क्वेश्चंस है कि सौंदर्य फक्त व्यक्तिना मननी आंतरिक इंटरनल फीलिंग्स ऑफ माइंड और बाह्य वास्तविकता ठोस सामने देख रही है। उसका जो जवाब है, इसका जो आंसर है, वो भी मैं अभी आपको दे देता हूँ। फिलोसॉफी ने कहा है कि सौंदर्य जो है वो बाह्य वास्तविकता नहीं है, वो अपने मन की भावनाएं हैं। अगर मान लीजिए कि सौंदर्य बाह्य वास्तविकता होती तो सभी को वो पसंद आती, मगर ऐसा नहीं है। इसीलिए जिसको हम सौंदर्य कहते हैं, वो हरेक व्यक्ति को अपनी अपनी इंटरनल फीलिंग्स और भावना है। दोस्तों, 10 क्वेश्चंस रखे गए हैं आपके सामने। वो मेरे क्वेश्चंस नहीं है, वो फिलोसॉफी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस है। अगर आप ये 10 क्वेश्चंस का जो विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो उसमें से आपको फिलोसॉफी की 3 ब्रांचेस नजर में आएंगी। 3 ब्रांचेस। वन इज, एनालिसिस करेंगे 10 क्वेश्चंस का, तो इसमें से पहली ब्रांच आएंगी, उसका उद्भव होगा एंटोलॉजी, दूसरी जी है वो एपिस्टीमोलॉजी, एंड थर्ड इज एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी यानी सौंदर्य मीमांसा, सौंदर्य की मीमांसा, एक्सियोलॉजी। अगर इन क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे और फिलोसॉफी की इन 3 ब्रांच का अगर आप स्टडी करेंगे, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टीमोलॉजी और एक्सियोलॉजी, तो आपको हमारी संस्कृति का तत्व ज्ञान मिलेगा। इस इंडियन कल्चर, इंडियन फिलोसॉफी, इसमें से आपको मिलेगी। और इंडियन फिलोसॉफी है सत्यम, शिवम, सुंदरम। जो सत्य है वही शिव है, और जो शिव है वही सुंदरम है। कहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, हमने है सत्यम, शिवम, सुंदरम। तो फिलोसॉफी जो है वो सत्य को जानने की एक शाखा है, शिव को जानने की एक शाखा है, सुंदरम को जानने के लिए एक शाखा है, एक ज्ञान शाखा है। ये सारी बातें फिलोसॉफी के बारे में मैंने आपको बताई है। इसके साथ अगर आपको एजुकेशन के साथ उसको मुझे जोड़ना है, तो हम कह पाएंगे कि फिलोसॉफी का जो
संबंध एजुकेशन के साथ जुड़ा गया है, इसमें ये बात निहित है कि दोनों के बीच में, फिलोसॉफी और एजुकेशन के बीच में जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन फिलोसॉफी एंड एजुकेशन, वो कैसा है? वैसे मैंने रोज की बात की है। फिलोसॉफी is the contemplative aspects of education, while education is the dynamic aspects of philosophy. रॉस की ये जो डेफिनेशन है, इसमें दोनों रिलेशन इसमें बहुत बढ़िया तरीके से ये रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ है। मैं मानता हूं कि कोई भी तत्वज्ञान हो, वो आखिर में, अंत में एजुकेशन जो है, वो एजुकेशन में वो कन्वर्ट होता है। एनी फिलोसॉफिकल व्यूज इज कन्वर्टेड इनटू एजुकेशन। आपने देखा होगा, हर एक आदमी की, व्यक्ति की अपनी अपनी जीने का तरीका होता है, लाइफस्टाइल होती है, अपने अपने तरीके से लोग जीते हैं। वो जो रहन सहन है, पैटर्न ऑफ लाइफ है आदमी की, व्यक्ति की, वो अलग अलग है। सोच भी अलग अलग है, डिफरेंट टाइप की सोच है, रहन सहन भी डिफरेंट है। आदमी क्या करता है, इन सामान्य तौर पे हम क्या करते हैं, जो हमारी विचारधाराएं हैं, जो हमारी बिलीफ है, जो हमारी मान्यताएं हैं, वो बिलीफ को, वो विचारधारा को हम दूसरे पे ठोकते नहीं है, मगर दूसरों को समझाने का, एक पैटर्न को समझाने का हम प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। जो अच्छाइयाँ हैं, जो सारी बातें हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो कल्चर हैं, वो हम ट्रांसफ़र दूसरों को ट्रांसमिट करने का ज़्यादातर हम लोग प्रयत्न करते हैं। जो फिलोसॉफिकल आइडियाज़ है, जो फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स है, जो फिलोसॉफिकल विजन्स है हमारे, वो आम आदमी को हम ट्रांसमिट करने का प्रयत्न करते हैं, मगर ज़्यादा लोग इसमें सफल नहीं होते हैं। जो सफल हो जाते हैं उसको हम तत्वचिंतक कहते हैं, उसको हम फिलोसोफर कहेंगे। आप कोई भी इंडियन फिलोसोफर ले लीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर ले लीजिए, श्री अरबिंदो ले लीजिए, हाँ, स्वामी विवेकानंद को लीजिए, गांधी जी को लीजिए, जे कृष्णमूर्ति को लीजिए, इवन यू टेक ओशो रजनीश को ले लीजिए। उन लोगों की अपनी अपनी विचारधाराएं, फिलोसॉफिकल बिलीफ थी, उन्होंने बहुत लिखा पढ़ा, और बाद में क्या किया, ये अपनी विचारधारा को उन्होंने ट्रांसमिट किया और ऐसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खड़ी कर दी, करिकुलम बना दिया उन्होंने, सीखने की स्ट्रेटेजीज, लर्निंग स्ट्रेटेजीज उन्होंने दी अपनी विचारधारा के तहत, अपनी विचारधारा के अनुसार। और इसमें से स्कूल्स, कॉलेजेस और ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं डेवलप हुई। तो इस तरह से जो चिंतन उन्होंने किया इन इंटरनल माइंड, फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स जो था, जो विचारधाराएं उनकी थी, इस विचारधारा को ट्रांसमिट किया एजुकेशन में, और बहुत बढ़िया तरीके से बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस चलती भी हैं। तो इस तरह से रोस ने जो कहा, वो कहा कि जो फिलोसॉफी इज द कंटेम्पलेटिव, ये जो है ना, वो कंटेम्पलेटिव एस्पेक्ट्स हैं, चिंतनात्मक। बाद में जब वो चिंतनात्मक बातें कार्यान्वित हो जाती है, व्यवहार में आ जाती है, वहां से एजुकेशन,
शिक्षा की शुरुआत होती है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फिलोसॉफी एंड एजुकेशन। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तत्वज्ञान ये चिंतनात्मक पहलू है। फिलोसॉफी इज द कंटेम्पलेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। दूसरे छोर पे एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, वो तत्वज्ञान की क्रियात्मक पहलू है। एजुकेशन इज द डायनेमिक एस्पेक्ट्स ऑफ फिलोसॉफी। ये दोनों के, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिलोसॉफी एंड एजुकेशन? सो दिस इज द डिफरेंस। वैसे सोचिए तो यू टेक एनी सब्जेक्ट्स, कोई भी विषय आप ले लीजिए, इस विषय के विषयांग के साथ तत्वज्ञान जो है वो जुड़ा हुआ है। और एजुकेशन जो है, वो एजुकेशन, पूरी शिक्षा व्यवस्था जो है, वो तत्वज्ञान के जो फंडामेंटल्स, जो बेसिस है, उस पर वो एजुकेशन खड़ा है। उस तत्वज्ञान के जो फाउंडेशंस है, फाउंडेशंस ऑफ फिलोसॉफी के ऊपर, उसकी आधारशिला के ऊपर एजुकेशन की प्रोसेस चल रही है। इसलिए अगर आप सोचेंगे तो तत्वज्ञान का जो क्षेत्र है, उसका जो व्योम है, उसका जो व्याप है, वो बहुत वेरी बहुत विशाल है, एब्सोल्यूट, अनंत। हालांकि शिक्षा का जो व्याप है वो मर्यादित है, लिमिटेड है। इसीलिए हम कहेंगे एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ फिलोसॉफी, बट फिलोसॉफी इज नॉट अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। पूरी शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन, वो फिलोसॉफी के क्षेत्र में समावित है, समा जाती है। मगर फिलोसॉफी इतना बड़ा ख्याल है, सब्जेक्ट है, विषय है, वो एजुकेशन में समाविष्ट नहीं हो पाएगा। फिलोसॉफी का काम है, वो डायरेक्शन देता है एजुकेशन को, डायरेक्ट टू एजुकेशन, दिशा सूचन करता है। तत्वज्ञान शिक्षा को दिशा सूचन करता है। हालांकि एजुकेशन जो है, बाद में एजुकेशन क्या करता है? एजुकेशन में तत्वज्ञान ने जो दिशा सूचन दिया है, उस दिशा सूचन के तौर पे एजुकेशन कार्यान्वित होता है। दिशा सूचन पे चलता है प्रोसेस एजुकेशन का। इसीलिए आप जितने भी रूल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन समझेंगे, पढ़ेंगे, सोचेंगे, तो आपको ख्याल में आएगा कि ये आए हैं बेसिकली फ्रॉम द रूट्स ऑफ फिलोसॉफी। सभी जितने भी फिलोसोफर्स हैं वो सभी एजुकेशनिस्ट है, एजुकेशनिस्ट भी है। और ये एजुकेशनिस्ट, अगर आप मान लीजिए आप अपनी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं एनी सब्जेक्ट्स, आप अपने सब्जेक्ट्स के फिलोसोफर हैं। आप सिर्फ अध्यापक नहीं है, आप सिर्फ टीचर नहीं है, आप अपने विषय के तत्वज्ञानी है। यू आर द फिलोसोफर इन योर सब्जेक्ट्स। आप एक्सपर्ट्स हैं अपने सब्जेक्ट्स में, इसीलिए आप भी फिलोसोफर हैं। इसीलिए फिलोसॉफी में एक छोटी सी बात ऐसी भी कही गई है कि कोई भी आदमी अपने विचार को, अपने आदर्शों को, अपनी दलील को, अपने एक्सपीरियंसेस को आगे बढ़ने के लिए काम में लेता है, वो सभी आदमी, सभी व्यक्ति फिलोसोफर है। अगर ये फिलोसॉफी की व्याख्या है तो हम कहेंगे आप भी फिलोसोफर हैं, आप भी तत्वज्ञानी हैं, क्योंकि आप भी अपने ज्ञान को,
अपने विचार को, अपने तर्क को, अपनी दलील को, अपने एक्सपीरियंसेस को आगे बढ़ने के लिए स्टूडेंट के बेनिफिट्स में काम कर रहे हैं, इसलिए आप भी फिलोसोफर हैं। पूरी थी। हाँ कंक्लूडिंग कर दूँ। फ्रेंड्स, तत्वज्ञान विद्युत शक्ति है, एजुकेशन वो विद्युत प्रवाह है। विद्युत शक्ति, विद्युत प्रवाह। प्रवाह जो होता है, करंट जो होता है, आता कहां से है? विद्युत शक्ति से आता है। इसीलिए तत्वज्ञान विद्युत शक्ति है, एजुकेशन जो है वो विद्युत प्रवाह है। दोस्तों, अभी ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि मैंने जो बातें आपके सामने रखी है वो फिलोसॉफी और एजुकेशन को जोड़ने के लिए, रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए आपके सामने मैंने रखी है। आपके आरसी में बहुत सारे ऐसे, मुझे बताया गया है, ऐसे पार्टिसिपेंट है, ये डोंट नो गुजराती, तो ज़्यादातर हिंदी और इंग्लिश में इस सब्जेक्ट्स को न्याय देने के लिए आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। अगर आपके दिमाग में आपने कुछ नोट किया हो, आपको अगर कुछ क्वेश्चंस पूछना हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरा ये दावा नहीं है कि मैं विद्वान हूँ, पूरी तरह से फिलोसॉफी जो है, वैसे मैंने बहुत सालों तक पढ़ाया है सब्जेक्ट्स को, फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं भी बहुत कम फिलोसॉफी को जान पाया। वैसे आइंस्टाइन ने कहा था कि नॉलेज ऐसी चीज है, आप समुद्र के किनारे चले जाएं, वो समुद्र के किनारे को जो रेत की जो पट है, इसमें से एक रचकन अगर आप उठा लेते हैं, तो आइंस्टाइन ने कहा कि मैंने तो सिर्फ नॉलेज की एक रचकन, एक छोटा सा कण मैंने उठाया है। इतना विशाल ये नॉलेज है, एक क्षेत्र है नॉलेज का, इतना विशाल क्षेत्र है फिलोसॉफी का। एक जन्म नहीं, बार बार जन्म लेकर अगर आप यहाँ आएंगे, पढ़ेंगे, सोचेंगे, तो भी पूरी तरह से ये नॉलेज और ये जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी। ये बात है। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो 10 क्वेश्चंस जो फिलोसॉफी में पूछे गए हैं उसके बारे में चिंतन कीजिए, थिंकिंग कीजिए, सोचिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, और जो नॉलेज आपके अंदर, आपके पास है, वो अपने कॉलेज में, क्लासरूम में जा कर के स्टूडेंट को बांटिए, दिल से बांटिए, प्रेम से पढ़ाइए, मस्ती से पढ़ाइए। जिस दिन कॉलेज के छात्र आपको कहेंगे कि सर बहुत मज़ा आया आपके क्लास में, आपके पीरियड में, मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको सबसे बड़ा राष्ट्रपति का अवार्ड मिल गया है। कोई ज़रूरत नहीं है अवार्ड की। हमारे सामने जितने छात्र बैठे हैं, लड़के, विद्यार्थियों, वही हमारे अवार्ड है, सारे छात्र हमारे अवार्ड है। इसके लिए हमें काम करना है, इसको हमें पढ़ाना है, ठीक है ना? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, सोचिए, थिंकिंग कीजिए। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट्स? चंद्रेश, रूपम उपाध्याय भी है, विमल पटेल, अमित गवांडे हैं, नरेंद्र सिंह गोयल तो हमारी कॉलेज में के स्टूडेंट्स हैं, मंसू भाई हैं, अशोक देसाई हैं। ओके, तो मुझे आपसे मिलके अच्छा लगा। वैसे तो मैं थैंक यू सर, थैंक यू। रूपम पहले भी सर ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर कोर्स में गुजरात यूनिवर्सिटी में सुना है, तो मैंने तो आज तीसरी बार आपसे मौका लिया है सुनने का। ओह, थैंक यू सर। अच्छा, कैसा लगा आपको रूपम? सर, हाउ यू फील नाउ? मेरा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट फिलोसॉफी ही है, और आपने
उसी पे बात की। Very और आप जैसा बताते हैं वैसा ही है। फिलोसॉफी में जितना ज्यादा सोचने जाते हैं, जितना ज्यादा पढ़ने जाते हैं, उतना ज्यादा डीप में जाने का मन करता है। और आपने जैसे बताया कि क्वेश्चंस तो है ही, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। नहीं, सही बात, सही है, यू आर राइट, यू आर राइट। मगर ये क्या है कि ये ऐसा पढ़ाने का ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, वो तो 1 to 1 बैठ करके हाँ हम अपनी बात करें, यानी ये बात ऐसी है। हाँ सर, ये इंटरेक्शन का और अनुभूति का विषय है। अनुभूति अनुभूति का विषय है सर। यू आर एब्सोल्युटली राइट। और ये इसमें अनुभूति अगर का रिसर्च भी करना हो तो मिनोलॉजिकल रिसर्च ही हो सकता है। या इसमें क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च कर सकते हैं। मेरी एक स्टूडेंट है यहाँ बिल्लीमोरा में, डॉक्टर गायत्री पटेल, उसने किया है क्वालिटेटिव रिसर्च किया है। उसका जो सब्जेक्ट है, इवन नरेंद्र सिंह गोहिल जो आपके पार्टिसिपेंट है, उसका भी क्वालिटेटिव रिसर्च किया है उसने भी। तो उसमें आचार्य रजनीश के जो थॉट्स ऑफ आचार्य रजनीश एंड जे कृष्णमूर्ति, उस पर उसे स्टडी किया है, क्वालिटेटिव रिसर्च। जी सर, थैंक यू सर। हमेशा ओके, आपका मुझे अच्छा ही लगता है क्योंकि थैंक यू वेरी मच सर। ओके, हमारे कोऑर्डिनेटर प्रीति जी ने आपका खास शुक्रिया अदा करने के लिए कहा है। ऑन द बिहाफ ऑफ आचार्य डीसी गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से सर, तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी पूरी टीम की ओर से सर, आपने फिलोसॉफी के 10 पहलू की ओर प्रकाश डाले और फिलोसॉफी और शिक्षा का संबंध भी बताया सर। हम आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू ऑल। नरेंद्र सिंह, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया यानी ये मुझे ज्यादा नहीं आता है ना ये सब ऑनलाइन की बातें, ठीक है ना। मैं तो ऑफलाइन का आदमी हूँ, ठीक है। दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, मगर अच्छा लगा मुझे। मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू। नमस्ते। नमस्कार।